हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, पॉलिटी वीकली प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मेरा नाम है वीरत दुबे। दोस्तों, यूपीएससी द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा में लगातार करंट अफेयर्स की भूमिका बढ़ती जा रही है और उसमें भी पॉलिटी के क्वेश्चंस की संख्या भी बढ़ रही है। इसे देखते हुए इस कार्यक्रम के माध्यम से आपके लिए भारतीय राज्य व्यवस्था की प्रमुख साप्ताहिक खबरों को प्रसारित किए जाने की पहल की जा रही है। इस प्रकार पॉलिटी वीकली प्रोग्राम पॉलिटी के वीकली करंट अफेयर्स के कंपाइलेशन का प्रोग्राम है। दोस्तों, कार्यक्रम के अंत में आप अवश्य बताइएगा कि हमारी ये पहल आपको कैसी लग रही है। तो चलिए अब सेशन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि आज किन इंपॉर्टेंट न्यूज़ पर हम चर्चा करेंगे। हाल ही में दिए गए एक फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि बच्चों से संबंधित अश्लील कृत्यों को देखना, डाउनलोड करना, संग्रहित करना, वितरित करना या प्रदर्शित करना यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण यानी पोक्सो अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी यानी IT अधिनियम के तहत एक क्रिमिनल ऑफेंस है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि यौन कृत्य बच्चे के उत्पीड़न की शुरुआत मात्र है। न्यायालय ने इस बात पर प्रकाश डाला है कि साइबर स्पेस में इन कृत्यों की रिकॉर्डिंग तैरती तस्वीरों और वीडियो के रूप में कायम रहती हैं, जो इंटरनेट पर सर्फ करने की क्षमता रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए स्वतंत्र रूप से पहुंच प्रदान करता है और पीड़ित के लिए यह जानना कि उसके साथ होने वाले दुर्व्यवहार को अनगिनत अजनबियों द्वारा देखा जा रहा है, उसके मनोवैज्ञानिक घावों को और भी बढ़ा देता है। इस प्रकार की घटना की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में कुछ निर्णय दिए हैं। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय ने संसद से आग्रह किया है कि वह पोक्सो अधिनियम में संशोधन कर उसमें बाल पोर्नोग्राफी यानी कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द के स्थान पर बाल यौन शोषण और व्यवहार सामग्री यानी चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लोटिव एंड अब्यूसिव मटेरियल या CSEAM शब्द रखे जाने पर गंभीरता से विचार करे। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर की अदालतों को निर्देश दिया है कि वे अपने निर्णयों और न्यायिक आदेशों में बाल पोर्नोग्राफी के स्थान पर CSEAM शब्द का प्रयोग करेंगे। इसके पीछे सुप्रीम कोर्ट ने तर्क दिया है कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द का उपयोग अपराध को कमतर आंक सकता है, क्योंकि पोर्नोग्राफी को अक्सर वयस्कों के बीच सहमति से किया गया कार्य माना जाता है और यह पीड़ित होने की संभावना को कमजोर करता है। न्यायालय ने सलाह दी कि स्वचालित डाउनलोड या संदिग्ध लिंक को न केवल बंद किया जाना चाहिए बल्कि आगे की जांच के लिए प्राधिकारियों को सूचित किया जाना चाहिए। इस खबर से संबंधित कुछ कानूनी ढांचों की बात करें तो पोक्सो अधिनियम की धारा 15 बाल पोर्नोग्राफी, जिसे अब CSEAM कहा जाता है, के भंडारण और कब्जे को अपराध बनाती है। IT अधिनियम की धारा 67B बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री के उपयोग, प्रसारण और प्रकाशन को दंडित करती है, जिसमें ऐसी सामग्री को देखना और ब्राउज करना भी शामिल है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी CJI DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट के 5 वरिष्ठतम न्यायाधीशों की पीठ ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश V शेषानंद द्वारा की गई टिप्पणियों पर गंभीर चिंता व्यक्त की है। दरअसल एक सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति शेषानंद ने बेंगलुरु के एक विशेष इलाके को पाकिस्तान में बताया था। एक अन्य सुनवाई में उन्होंने एक महिला वकील के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। बाद में चूंकि न्यायाधीश ने माफी मांगी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपना हस्तक्षेप वापस ले लिया। लेकिन यह माफी तब मांगी गई जब भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की विशेष पीठ ने इसके लिए स्वतः संज्ञान यानी सुओमोटो नोटिस जारी कर दिया था। बहरहाल, संवैधानिक न्यायालय के न्यायाधीश के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस तरह की थोड़ी सी फटकार भी कड़ा संदेश देती है। अब इस खबर के माध्यम से यह जानना जरूरी हो जाता है कि क्या न्यायपालिका द्वारा न्यायाधीशों को अनुशासित करने के तरीके पर कोई संवैधानिक सीमा है। देखिए, वैसे तो संवैधानिक न्यायालयों के न्यायाधीशों को काफी हद तक संरक्षण प्राप्त है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे कार्यपालिका के हस्तक्षेप के डर के बिना अपनी शक्तियों का उपयोग कर सकते हैं। इस तरह के संरक्षण को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 121 और अनुच्छेद 211 में देखा जा सकता है। अनुच्छेद 121 सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर संसदीय चर्चा पर प्रतिबंध लगाता है, सिवाय उस स्थिति के कि जब उनके निष्कासन के लिए सदन में प्रस्ताव रखा गया हो। इसके अलावा संविधान का अनुच्छेद 211 राज्य विधानसभाओं को सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के अपने कर्तव्यों के निर्वहन में आचरण पर चर्चा करने से रोकता है। ऐसे में भारत में न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए केवल एक ही संवैधानिक प्रक्रिया है, जिसे हम महाभियोग कहते हैं, और इसे लाने की प्रक्रिया का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 124(4) में किया गया है।
परंतु यह प्रक्रिया अत्यंत जटिल है और इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अब तक केवल 5 बार ही महाभियोग प्रक्रिया शुरू की गई है। सबसे पहले वर्ष 1993 में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति वी रामास्वामी के विरुद्ध, इसके बाद वर्ष 2011 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सौमित्र सेन के खिलाफ, वर्ष 2015 में गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जेबी पादरीवाला के विरुद्ध, 2017 में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति सीवी नागार्जुन के विरुद्ध और अंत में 2018 में तत्कालीन सीजेआई दीपक मिश्रा के खिलाफ। परंतु इनमें में से एक भी महाभियोग सिद्ध नहीं किया जा सका है। फिर भी क्योंकि संवैधानिक न्यायाधीशों को पद से हटाना ही एकमात्र संवैधानिक प्रक्रिया है जिससे न्यायाधीशों पर कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेशंस लगाए जा सकते हैं, जबकि यह एक जटिल प्रक्रिया है, इसके प्रावधानों पर आइए डालते हैं एक नजर। संविधान के अनुच्छेद 124(4) के तहत महाभियोग प्रस्ताव को कुल सदस्यता के बहुमत तथा प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले कम से कम 2/3 सदस्यों द्वारा समर्थित होना आवश्यक है। इस प्रकार के महाभियोग का आधार साबित कदाचार या अक्षमता है, जिसमें भ्रष्टाचार, निष्ठा की कमी और नैतिकहीनता शामिल हैं। परंतु यहां यह ध्यान रखना आवश्यक है कि न्यायिक कदाचार जैसे अनुशासनहीनता, पक्षपात या अनुचित आचरण महाभियोग की सीमा को पूरा नहीं करते। अनुच्छेद 124(4) के अनुसार संवैधानिक न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया इस प्रकार है। सबसे पहली बात तो सर्वोच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति के आदेश से ही उसके पद से हटाया जा सकता है। हालांकि राष्ट्रपति निष्कासन आदेश तभी जारी कर सकते हैं जब संसद द्वारा उसी सत्र में ऐसे निष्कासन के लिए अभिभाषण प्रस्तुत किया गया हो। ऐसे अभिभाषण को संसद के प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत यानी उस सदन की कुल सदस्यता का बहुमत तथा उपस्थित और मतदान करने वाले सदन के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत द्वारा समर्थित होना चाहिए। बात यदि देश के किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने की हो तो उसे भी उसी तरीके से और उन्हीं अपराधों के आधार पर हटाया जा सकता है जिस तरह सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाया जाता है। इस मामले में न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने से संबंधित प्रक्रिया को विनियमित भी करता है। लोकसभा के मामले में 100 सदस्यों या राज्यसभा के मामलों में 50 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित निष्कासन प्रस्ताव अध्यक्ष या सभापति को दिया जाता है। फिर अध्यक्ष या सभापति प्रस्ताव को स्वीकार कर सकते हैं अथवा उसे स्वीकार करने से इनकार कर सकते हैं। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो अध्यक्ष या सभापति को आरोपों की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति गठित करनी होगी। इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश, किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और एक प्रतिष्ठित विधिवेत्ता शामिल होते हैं। अब यदि समिति न्यायाधीश को दुर्व्यवहार या कदाचार का दोषी या अक्षमता से ग्रस्त पाती है तो सदन प्रस्ताव पर विचार कर सकता है। संसद के प्रत्येक सदन द्वारा विशेष बहुमत से प्रस्ताव पारित होने के बाद न्यायाधीश को हटाने के लिए राष्ट्रपति को एक संबोधन प्रस्तुत किया जाता है और अंततः राष्ट्रपति न्यायाधीश को पद से हटने का आदेश जारी करते हैं। अब लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि एक तो ये प्रक्रिया काफी जटिल है और दूसरा इसमें आरोपों के आधार में अनुशासनहीनता, पक्षपात या अनुचित आचरण शामिल नहीं है, जिसके कारण न्यायपालिका के पास ऐसे कदाचार से निपटने के लिए बहुत कम विकल्प बचते हैं। ऐसे में न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए अन्य प्रावधान क्या हैं, आइए इस पर डालते हैं एक नजर। सबसे पहले विकल्प के तौर पर न्यायिक हस्तक्षेप को देखा जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों को अनुशासित करने के लिए न्यायिक कार्यवाही कर सकता है। उदाहरण के लिए वर्ष 2017 में सर्वोच्च न्यायालय ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के CS कर्णन को न्यायिक अवमानना का दोषी ठहराया और उन्हें 6 महीने के कारावास की सजा सुनाई। दूसरा विकल्प है स्थानांतरण यानी ट्रांसफर पॉलिसी। सर्वोच्च न्यायालय के 5 वरिष्ठ न्यायाधीशों वाला सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम, जिसमें मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं, के द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की जाती है। चूंकि कॉलेजियम के निर्णय अपारदर्शी होते हैं, इसलिए इस स्थानांतरण की नीति का उपयोग न्यायाधीशों को अनुशासित करने के साधन के रूप में भी किया जा सकता है। उदाहरण के लिए कर्नाटक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति PD दिनाकरन पर महाभियोग का मामला लंबित होने के दौरान कॉलेजियम द्वारा उन्हें सिक्किम उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था। इसके अलावा एक तरीका न्यायाधीश को अपने पद से इस्तीफा देने या स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेने की सलाह के रूप में भी देखा जा सकता है। तब पर भी यदि न्यायाधीश इस्तीफा देने या सेवानिवृत्त होने से इनकार करते हैं तो CJI संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को सलाह दे सकते हैं कि वे न्यायाधीश को कोई न्यायिक कार्य ना सौंपें। इस दिशा में अन्य और कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं, इसके बारे में आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके चर्चा कर सकते हैं। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के पुनर्विचार निर्णय में एक ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए 1 अगस्त 2024 को शीर्ष अदालत ने माना कि राज्यों को अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है।
बाद में सुप्रीम कोर्ट के अनुसूचित जातियों के उपवर्गीकरण की अनुमति देने वाले इस फैसले के खिलाफ पुनर्विचार याचिका भी पेश की गई, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि फैसले में कोई स्पष्ट त्रुटि नहीं है। दरअसल पिछले कई सालों से राज्य यह तर्क देते आ रहे हैं कि आरक्षण के बावजूद कुछ जातियों का प्रतिनिधित्व अन्य प्रभावशाली एससी और एसटी की तुलना में बहुत कम है। नतीजन उन्होंने मौजूदा 15% एससी कोटे के भीतर इन जातियों के लिए अलग कोटा लागू करने का प्रस्ताव दिया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लाभ समान रूप से वितरित किए जाएं। मौजूदा आरक्षणों को राज्य द्वारा उपवर्गीकृत किए जाने के शुरुआती उदाहरणों में से एक पंजाब में सरकार ने 1975 में एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें उस समय के 25% एससी आरक्षण को 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया था। पहली श्रेणी में विशेष रूप से वाल्मीकि और मजहबी सिख समुदायों के लिए सीटें आरक्षित की गईं। इससे उन्होंने शिक्षा और सार्वजनिक रोजगार में आरक्षण के लिए पहली वरीयता मिली। दूसरी श्रेणी में अन्य सभी एससी समुदाय शामिल थे। इससे काफी नाराजगी हुई, क्योंकि वाल्मीकि और मजहबी सिखों को राज्य में आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सबसे पिछड़े 2 समुदायों में से एक माना जाता था। लगभग 30 वर्षों तक लागू रहने के बाद सर्कुलर को 2004 में कानूनी परेशानी का सामना तब करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट की 5 न्यायाधीशों की पीठ ने आंध्र प्रदेश द्वारा 2000 में पेश किए गए एक समान कानून को खारिज कर दिया, और यह था आंध्र प्रदेश अनुसूचित जाति आरक्षण का युक्तिकरण अधिनियम 2000। इसमें संविधान के अनुच्छेद 14 के तहत समानता के अधिकार का उल्लंघन पाया गया। कानून को संविधान के अनुच्छेद 341 का भी उल्लंघन करने वाला पाया गया, जो राष्ट्रपति को आरक्षण लाभ देने के लिए प्रत्येक राज्य के लिए एससी की सूची अधिसूचित करने की अनुमति देता है। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 341(2) में कहा गया है कि केवल संसद को ही एससी की सूची में किसी भी जाति, नस्ल या जनजाति को शामिल या बाहर कर सकती है। पीठ ने तर्क दिया है कि यह प्रावधान राज्यों को आरक्षित श्रेणियों के उपवर्गीकरण के माध्यम से सूची में बदलाव करने से रोकता है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने डॉक्टर किशन पाल बनाम पंजाब राज्य 2006 में 1975 की अधिसूचना को रद्द कर दिया। इसके बावजूद पंजाब सरकार ने अपनी जिद जारी रखी और एक नया कानून यानी पंजाब अनुसूचित जाति और पिछड़ा वर्ग सेवाओं में आरक्षण अधिनियम 2006 लागू किया, जिसमें एक बार फिर वाल्मीकि और मजहबी सिखों को पहली प्राथमिकता दी गई। उच्च न्यायालय ने इस कानून को भी असंवैधानिक घोषित कर दिया, जिसके बाद पंजाब सरकार ने अपील में शीर्ष अदालत का रुख किया। 2014 में दविंदर सिंह बनाम पंजाब राज्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपील को 5 न्यायाधीशों के संविधान पीठ को सौंप दिया, क्योंकि इस मामले में संवैधानिक महत्व के महत्वपूर्ण प्रश्न उठाए गए थे। इसके बाद न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा की अगुवाई वाली पीठ ने अपील पर फैसला सुनाते हुए ईवी चिन्नैया के फैसले की वैधता पर सवाल उठाया, जिसमें कहा गया था कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची में असमानताएं, और इसी के अनुसार इस मुद्दे को अंतिम रूप देने के लिए अंततः 7 न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन किया गया, जिसने अपने निर्णय में कहा है कि राज्यों को आरक्षण देने के लिए अनुसूचित जातियों के भीतर उपवर्गीकरण करने का संवैधानिक अधिकार है। इस निर्णय में और क्या क्या बातें कही गई हैं, आइए डालते हैं उस पर भी एक नजर। माननीय न्यायालय ने निर्णय दिया है कि राज्यों को संवैधानिक रूप से पिछड़ेपन के विभिन्न स्तरों के आधार पर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को उपवर्गीकृत करने की अनुमति है। राज्य अब सबसे वंचित समूहों को बेहतर सहायता प्रदान करने के लिए 15% आरक्षण कोटे के भीतर अनुसूचित जातियों को उपवर्गीकृत कर सकते हैं। इसी दौरान भारत के मुख्य न्यायाधीश ने इन वर्गीकरणों का वास्तविक उत्थान के बजाय राजनीतिक तुष्टीकरण के लिए प्रयोग के प्रति आगाह भी किया है। न्यायालय ने कहा है कि उपवर्गीकरण मनमाने या राजनीतिक कारणों के बजाय अनुभवजन्य आंकड़ों और प्रणालीगत भेदभाव के ऐतिहासिक साक्ष्य पर आधारित होने चाहिए। साथ ही न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी उपवर्ग के लिए 100% आरक्षण स्वीकार्य नहीं है। अब वर्गीकरण पर राज्य के निर्णय राजनीतिक दुरुपयोग को रोकने के लिए न्यायिक समीक्षा के अधीन है। सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय दिया है कि क्रीमी लेयर सिद्धांत, जो केवल पहले अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी पर लागू होता था, अब एससी और एसटी पर भी लागू होना चाहिए। यहां क्रीमी लेयर सिद्धांत का अर्थ है कि राज्यों को एससी और एसटी के भीतर क्रीमी लेयर की पहचान करनी चाहिए तथा उसे आरक्षण के लाभ के बाहर करना चाहिए। यह निर्णय आरक्षण के लिए अधिक सूक्ष्म दृष्टिकोण की आवश्यकता पर प्रतिक्रिया करता है। यह सुनिश्चित करता है कि लाभ उन लोगों तक पहुंचे जो वास्तविक रूप में वंचित हैं। न्यायालय ने यह भी कहा है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही सीमित होना चाहिए। यदि परिवार में किसी पीढ़ी ने आरक्षण का लाभ ले लिया है, तो उच्च दर्जा प्राप्त कर लिया है, तो आरक्षण का लाभ तार्किक रूप से दूसरी पीढ़ी को उपलब्ध नहीं होगा।
अब ओवरऑल देखा जाए तो उपवर्गीकरण के कई लाभ होंगे, जिनमें से सबसे पहले तो SC/ST समुदायों के सबसे वंचित लोग लाभान्वित होंगे। इसके अलावा यह उपवर्गीकरण उन लोगों को लक्षित लाभ प्रदान करके सामाजिक न्याय के संवैधानिक साक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता करता है, जिन्हें इसकी आवश्यकता सबसे अधिक है। साथ ही संविधान के अनुच्छेद 16(4) के तहत यह प्रावधान राज्य की सेवाओं में अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की अनुमति देता है। वहीं इस निर्णय के कुछ आलोचक भी हैं। सबसे पहले तो क्योंकि यह फैसला 7 जजों की एक पीठ के 6:1 के अनुपात से आया है, तो इस निर्णय के विपक्ष में एक न्यायाधीश न्यायमूर्ति त्रिवेदी जी का फैसला है। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने कहा है कि राज्यों को अनुच्छेद 341 के तहत राष्ट्रपति की सूची में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है। उन्होंने यह भी कहा है कि सूची में किसी भी नाम को शामिल करना या उससे नाम हटाना केवल संसद द्वारा ही किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि आरक्षण देने की आड़ में राज्य राष्ट्रपति की सूची में छेड़छाड़ नहीं कर सकते और यह सत्ता के कलरेबल एक्सरसाइज के अलावा और कुछ नहीं होगा, जो कानून के तहत अस्वीकार्य है। सत्ता के कलरेबल एक्सरसाइज का मतलब यह है कि जिस चीज का सीधे अनुमति नहीं है, उसे अप्रत्यक्ष रूप से भी नहीं किया जा सकता। न्यायमूर्ति त्रिवेदी ने यह भी कहा है कि इस तरह के उपवर्गीकरण अनुच्छेद 341 के वास्तविक अर्थ को नष्ट कर देंगे, जो संवैधानिक रूप से अनिवार्य सकारात्मक कार्यवाही को निर्धारित करने वाले राजनीतिक कारकों की किसी भी संभावना को समाप्त करता है। इसके अलावा आलोचकों की ऐसी चिंताएं हैं कि उपवर्गीकरण से और भी अधिक विभाजन हो सकता है तथा अनुसूचित जाति समुदाय के भीतर असमानताएं बढ़ सकती हैं। बहरहाल यह फैसला आपके यूपीएससी की तैयारी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, इसका अंदाजा साल 2017 में मुख्य परीक्षा में पूछे गए इस प्रश्न से लगाया जा सकता है। प्रश्न था, स्वतंत्रता के बाद अनुसूचित जनजातियों यानी ST के पार्टी भेदभाव को दूर करने के लिए राज्य द्वारा की गई 2 मुख्य विधिक पहलें क्या हैं? केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को बताया है कि विवाह के भीतर बिना सहमति के यौन कृत्यों को बलात्कार के रूप में अपराध घोषित करने से वैवाहिक संबंध बाधित हो सकते हैं, साथ ही इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अस्थिर हो सकती है। दरअसल केंद्र सरकार भारतीय दंड संहिता यानी IPC की धारा 375 के अपवाद 2 को रद्द करने की मांग वाली कई जनहित याचिकाओं का जवाब दे रही थी। यह प्रावधान पति द्वारा अपनी बालिग यानी 15 वर्ष से अधिक आयु की पत्नी के साथ बिना सहमति के यौन संबंध बनाने को बलात्कार की परिभाषा से बाहर रखता है। अब अगर हम भारत में वैवाहिक बलात्कार कानून के प्रोग्रेस पर नजर डालें तो इस संदर्भ में एक कानून घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 को रेखांकित किया जा सकता है। यह अधिनियम लिव इन या विवाह संबंध में किसी भी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है। हालांकि यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिए अपराधियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई तरीका नहीं है। इसके अलावा वर्ष 2017 में दिल्ली उच्च न्यायालय में कुछ दलीलें पेश की गई थीं। फिर वर्ष 2000 में वैवाहिक बलात्कार अपवाद को हटाने की आवश्यकता को भारत के विधि आयोग ने खारिज कर दिया और बाद में वर्ष 2012 में न्यायमूर्ति JS वर्मा समिति को भारत के बलात्कार कानूनों में संशोधन का प्रस्ताव देने का काम सौंपा गया था। वर्मा समिति ने सिफारिश की कि वैवाहिक बलात्कार के अपवाद को हटा दिया जाना चाहिए, यह इंगित करते हुए कि अपराधी या पीड़ित के बीच वैवाहिक या अन्य संबंध बलात्कार या यौन उल्लंघन के अपराधों के खिलाफ एक वैध बचाव नहीं है। हालांकि भारत में वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के पक्ष और विपक्ष में कई तर्क मौजूद हैं। जैसे इसे अपराध घोषित करने वाले पक्षकारों का मानना है कि विवाह कोई लाइसेंस नहीं है कि इसमें पति अपनी पत्नी के साथ बलपूर्वक संबंध स्थापित कर सकता है। शारीरिक अखंडता और गोपनीयता का अधिकार संविधान के अनुच्छेद 21 का आंतरिक हिस्सा है, इसलिए एक महिला को अपने पति के साथ यौन संबंध बनाने से इनकार करने का भी अधिकार है। इसके अलावा भारतीय महिलाओं को अनुच्छेद 14 के तहत सामान्य व्यवहार का अधिकार है और किसी भी व्यक्ति के मानव अधिकारों को किसी के द्वारा, यहां तक कि उसके पति या पत्नी द्वारा भी नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। CEDAW कन्वेंशन ऑन द एलिमिनेशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट विमेन जैसी अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधियां विवाह के भीतर होने वाली यौन हिंसा सहित सभी प्रकार की यौन हिंसा के अपराधीकरण की वकालत करती हैं। गौरतलब है कि इस संधि पर भारत भी हस्ताक्षर करता है। इसके अलावा कई देशों ने वैवाहिक बलात्कार को पहले की ही अपराध घोषित किया है, इसे यौन हिंसा का एक रूप माना है। एक प्रगतिशील लोकतंत्र होने के नाते भारत को महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए वैश्विक मानकों के अनुरूप होना चाहिए। अब अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने के विपक्ष में बात करें तो इसके पक्षकारों का मानना है कि अगर वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित किया जाएगा तो यह परिवारों में पूर्णतः अराजकता पैदा कर सकता है तथा विवाह संस्था यानी इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को अस्थिर कर सकता है।
इसके अलावा यह आईपीसी की धारा 498A पति और ससुराल वालों द्वारा विवाहित महिला को परेशान करना के बढ़ते दुरुपयोग के समान कानून का दुरुपयोग करके पतियों को परेशान करने का एक आसान सा साधन बन सकता है। गृह मंत्रालय ने इस संबंध में तर्क दिया है कि विवाहित होने से महिला के सहमति होने या मना करने के अधिकार को खत्म नहीं किया जा सकता। भारतीय दंड संहिता आईपीसी के तहत विवाह के भीतर महिला की सहमति की रक्षा के लिए अन्य कानून भी मौजूद हैं, जैसे धारा 354 किसी महिला की शील भंग करने के लिए हमला या बल प्रयोग करने पर दंड दिया जा सकता है। धारा 354A यौन उत्पीड़न से संबंधित है। धारा 354B किसी महिला को निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला करने या बल प्रयोग करने पर दंड दिया जाता है। धारा 498A पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा की गई क्रूरता को संबोधित करता है। सर्वोच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि कैदियों के साथ जाति आधारित भेदभाव, जाति पदानुक्रम के अनुसार उनके काम का पृथक्करण तथा भारत भर में जेलों में गैर अधिसूचित जनजातियों के कैदियों के साथ आदतन अपराधी यानी हैबिचुअल ऑफेंडर्स जैसा व्यवहार मौलिक मानवीय गरिमा और व्यक्तित्व के लिए दमनकारी है। साथ ही न्यायालय ने 3 महीने के भीतर जेल मैनुअल में संशोधन करने का निर्देश दिया। न्यायालय ने जेलों में रखे जाने वाले विचाराधीन कैदियों और दोषियों के रजिस्टर में जाति कॉलम और जाति के किसी भी संदर्भ को हटाने का आदेश दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 न्यायाधीशों की पीठ ने कहा है कि हर कोई समान पैदा होता है। किसी भी व्यक्ति के अस्तित्व, स्पर्श या उपस्थिति से कोई कलंक नहीं जोड़ा जा सकता। दरअसल मुख्य न्यायाधीश सहित पूरी पीठ को जेल मैनुअल कई जगहों पर असंवैधानिक लगा। मुख्य न्यायाधीश श्री चंद्रचूड़ ने संविधान के अनुच्छेद 15(1) का हवाला दिया, जिसमें भेदभाव के विरुद्ध मौलिक अधिकार निहित है, लेकिन यदि राज्य स्वयं किसी नागरिक के विरुद्ध भेदभाव करता है तो यह सर्वोच्च स्तर का भेदभाव है। आखिर राज्य से भेदभाव को रोकने की अपेक्षा की जाती है, ना कि उसे बनाए रखने की। पीठ ने कहा है कि जाति आधारित श्रम आवंटन, जैसे कि हाशिए पर पड़ी जातियों को नीच कार्य जैसे सफाई और झाड़ू लगाना सौंपना, जबकि अन्य उच्च जातियों के लिए खाना पकाना जैसे कार्य आरक्षित रखना संविधान के अनुच्छेद 14 और 15 का उल्लंघन है। यह प्रावधान कि भोजन उपयुक्त जाति द्वारा पकाया जाएगा संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत निषिद्ध अस्पृश्यता की धारणा को भी दर्शाता है। अदालत ने यह भी कहा है कि विशिष्ट जातियों को चुनिंदा रूप से नीच किस्म के काम सौंपना अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम के समान है। फैसले में जाति आधारित भेदभाव को संबोधित करने में 2006 के मॉडल जेल मैनुअल में कई खामियों को उजागर किया गया। अदालत ने कहा है कि वह जेलों में जाति आधारित अलगाव और श्रम विभाजन को पूरी तरह से समाप्त करने में विफल रही है। इसने मैनुअल की इस बात के लिए भी आलोचना की कि इसमें मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का प्रतिषेध और उनके पुनर्वास अधिनियम 2013 को शामिल नहीं किया गया है, जो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर प्रतिबंध लगाता है। चलिए अब नजर डालते हैं आज के प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन क्रीमी लेयर अवधारणा के अधीन नहीं है? केवल अनुसूचित जाति, केवल अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और जनजाति दोनों, या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग? निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। भारत का संविधान यह परिभाषित करता है और ब्यौरा देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि यह प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है या हैं? 1 और 2, केवल 3 और 4, या फिर 1, 3 और 4? अगला प्रश्न मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से है। आप इस प्रश्न का उत्तर 150 शब्दों में लिखकर मुझे ईमेल कर सकते हैं। प्रश्न है, मैनुअल स्कैवेंजर्स के रूप में रोजगार का निषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम 2013 क्या है? आज के पॉलिटी वीकली करंट अफेयर्स वीकली कंपाइलेशन प्रोग्राम में बस इतना ही। इस कंपाइलेशन का PDF आप हमारे टेलीग्राम virad.dubey से जुड़कर प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी virad.dubey के नाम से फॉलो कर सकते हैं। अगले रविवार शाम 6 बजे फिर मुलाकात होगी। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।